खोड़ियाल के इस पुराने लेकिन नामी होटल सुनहरी हवेली में आज इंडियन क्रिकेट टीम की कुछ बड़ी खिलाड़ी आए हुए थे। बाहर मीडिया की भीड़, फैन की चिल्लपों और अंदर होटल स्टाफ की खलबली, सब कुछ एकदम फिल्मी माहौल लग रहा था। कपिल, जो कि टीम का एक शांत और गंभीर खिलाड़ी था, रिसेप्शन पर आया। नमस्ते सर, रिसेप्शनिस्ट ने झुककर कहा। हेलो, देखिए, मुझे एक ऐसा कमरा दीजिए जहां बिल्कुल भी आवाज ना हो। मैं बहुत थका हुआ हूं, कल का मैच बहुत बड़ा है। आराम चाहिए। रिसेप्शनिस्ट ने झट से रजिस्टर देखा। सर, थर्ड फ्लोर पर 3 रूम खाली हैं, 303, 304 और 305। आप कोई भी ले सकते हैं। कपिल ने बिना सोचे कहा, मेरा लकी नंबर 4 है। मैं 304 ले लूंगा। रिसेप्शनिस्ट का चेहरा हल्का सा सख्त हुआ। वो थोड़ा झिझकता हुआ बोला, सर, मैं सलाह दूंगा कि आप 303 या 305 लें। क्यों? 304 में कुछ गड़बड़ है क्या? कपिल ने सीधे आंखों में देखा। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन क्या? कपिल ने ठंडे लहजे में कहा, जल्दी मेरा सामान उस रूम में रखवाओ। हार कर स्टाफ ने कपिल का बैग उठाया और उसे रूम नंबर 304 में भेज दिया। कमरे में घुसते ही कपिल मुस्कराया। कमरा तो शानदार है, एसी भी बढ़िया चल रहा है। ये लो, मैं दरवाजा बंद करता हूँ। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया और ताला घुमाया, कुछ सेकंड बाद तक की आवाज के साथ दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। कपिल चौंका। अरे, ये क्या? उसने दरवाजा फिर से बंद किया, अच्छी तरह लॉक किया। फिर बिस्तर पर गिरते ही नींद की झपकी लेने लगा। लेकिन तभी उसका फोन जोर से वाइब्रेट करने लगा। टर्रर, बोलो, वो झुंझलाकर बोला। कोई आवाज नहीं आई। बोलो, कौन है बेवकूफ? नींद खराब कर दी। गुस्से में फोन रखकर फिर आंखें मूंद ली। लेकिन अब बाथरूम से टप 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 पानी गिरने की आवाज आई। कपिल झल्लाकर उठा। अब ये कहां से आवाज आ रही है यार? वो बाथरूम की ओर गया, दरवाजा खोला। बाथरूम बिल्कुल सूखा था, टोटी बंद, कोई पानी नहीं। लेकिन दीवारों पर नमी थी, जैसी पुरानी दीवारें बरसात में चूती हैं। शायद ऊपर के फ्लोर से आ रही होगी। छोड़ो, सोचकर वो फिर से बिस्तर पर गिरा। लेकिन जैसे ही आंखें बंद हुई, फिर वही आवाज, इस बार तेज, पट पट पटप। अब तो हद हो गई। कपिल गुस्से से उठा, पूरे बाथरूम की छानबीन करने लगा। तभी आईने पर एक नाम उभरता दिखा, धुंधला, जैसे किसी ने अंदर से उंगली से लिखा हो। रीना। कपिल पीछे हटा, घबराकर बाथरूम का दरवाजा बंद किया। लेकिन तभी कमरे की लाइट झटाक से चली गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। मोबाइल का टॉर्च जलाकर वो लाइट का स्विच ढूंढने लगा। तभी उसके कानों के पास से किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। तू आ गया? फिर से? कपिल झटके से मुड़ा, कोई नहीं। वो काम पता हुआ, पसीने से तरबतर बेड पर बैठा। तभी खिड़की अपने आप खुल गई और बाहर से एक पुरानी साड़ी हवा में लहराते हुए अंदर आई और कपिल के चेहरे पर लिपट गई। वो चीखा, कौन है वहाँ? अगली सुबह होटल के टेरेस पर स्टाफ को कपिल अचेत अवस्था में मिला। आंखें खुली, लेकिन चेतना गायब। होंठ बुदबुदा रहे थे। रीना, माफ कर दो। होटल का मालिक दौड़ता हुआ आया और मैनेजर को अपने ऑफिस में बुलाया। तुम जानते हो ये कौन है? अगर मीडिया को खबर लगी तो होटल बंद हो जाएगा। कैसे हुआ ये सब? सर, कैमरे में वो रूम में गया, लेकिन फिर बाहर निकला नहीं। किसी ने उसे जाते देखा भी नहीं।
और सबसे अजीब बात यह है कि वो रूम नंबर 304 में ठहरे थे। मालिक ने आंखें सिकोड़कर कहा, अब तुम फिर से वही भूतिया कहानी सुनाने वाले हो ना? रीना की, मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता। लेकिन मैनेजर का पति आवाज में बोला, सर, आज ठीक 5 साल हो गए जब उसी रूम में वो लड़की खुद को जलाकर मार चुकी थी। और तब से हर साल 17 जुलाई को कोई ना कोई मेहमान उसी हाल में मिलता है। खोड़ियाल का तुलसी हेरिटेज होटल उस इलाके का सबसे पुराना और आलीशान होटल था। बाहर से देखो तो एकदम राजमहल जैसा, लेकिन कई लोग कहते थे कि तीसरी मंजिल की खिड़कियों में रात को परछाइयां हिलती हैं। कोई कहता था कि वहां एक औरत चुपचाप खड़ी देखी गई। किसी का कहना था कि बाथरूम से कभी कभी कोई लड़की रोती है। लेकिन कौन मानता है इन बातों को? उस दिन टीम इंडिया खोड़ियाल आई थी एक दोस्ताना मैच के लिए, और टीम के साथ आए थे कपिल, स्टार ऑलराउंडर, टीवी फेस, देश का फेवरेट प्लेयर। होटल के रिसेप्शन पर हलचल थी। कैमरा, मीडिया, स्टाफ सब एक्टिव। हेलो, एक कमरा चाहिए, कपिल ने चश्मा उतारते हुए कहा। ऐसा हो जहां शांति हो। कल मैच है और मुझे सुकून चाहिए। रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुराकर स्क्रीन पर देखा। साहब, तीसरी मंजिल पर 3 रूम खाली हैं, 303, 304 और 305। कोई भी ले सकते हैं। कपिल ने बिना देखे जवाब दिया, 304 दो। मेरा लक नंबर 4 है। स्टाफ अचानक थोड़े संकोच में पड़ गया। उसने धीमे से कहा, साहब, अगर आप कहें तो 305 बेहतर रहेगा। क्यों? 304 में कोई दिक्कत है क्या? नहीं साहब, बस कुछ मेहमान वहां ज्यादा देर नहीं टिकते। मैं टिकूंगा, तुम बस मेरा सामान भिजवा दो। सामान ऊपर पहुंच गया। कपिल रूम 304 में घुसा। कमरा बड़ा था, एसी की हवा ठंडी, बिस्तर मुलायम, लेकिन जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, एक अजीब सी ठंडी लहर हवा में फैल गई। उसने ध्यान नहीं, उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। शाम को होटल का मालिक और मैनेजर बात कर रहे थे। कैसे हुआ ये सब? मालिक गुस्से में था। सर, सीसीटीवी में तो वो अकेले ऊपर जाता दिखा। रात को किसी ने दरवाजा खोला नहीं, कोई आया नहीं। और सर, वो 304 में ठहरे थे। मालिक ने घूरते हुए कहा, तुम फिर वही पुरानी भूतिया कहानी बताने वाले हो। सर, 3 महीने पहले जो दिल्ली से कपल आया था, वो भी 304 में ही ठहरा था। दोनों सुबह गायब मिले। और 2 साल पहले एक एयर होस्टेस की लाश उसी बाथरूम में मिली थी। इनफ। मुझे सच्चाई चाहिए, भूत प्रेत की बकवास नहीं। लेकिन होटल स्टाफ में सब खामोश थे, कोई बोलने को तैयार नहीं था। सब जानते थे 304 में वो रहती है। हर रात जब कोई उस कमरे में अकेले होता है तो वो आती है। बाथरूम से टपकता पानी उसकी आहट है, फुसफुसाना उसकी उपस्थिति। और फिर वो ले जाती है कुछ जो वापस नहीं आता। उस रात 304 का दरवाजा फिर से अपने आप खुला और कोई लड़की हंसती हुई अंदर चली गई, समझे? सर, पर एक नहीं, बहुत से गेस्ट्स के साथ अजीब अजीब चीजें हुई हैं उस कमरे में। किसी को आधी रात को सीढ़ियों पर कोई औरत दिखती है, किसी को नींद में चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं, और एक तो कह रहा था कि उसका गला किसी ने दबा दिया। मैनेजर की आवाज कांप रही थी। होटल के मालिक ने थके हुए लहजे में कहा, तो बंद कर दो उस कमरे को, नोटिस बोर्ड लगा दो, प्रॉब्लम खत्म करो, समझे? और फिर कुछ सेकंड रुककर जोड़ा, हम भूत प्रेत के धंधे में नहीं हैं। हमारा काम है रूम देना, न कि तंत्र विद्या करना।
रूम नंबर 304 पर नोटिस लगा दिया गया, नोट फॉर स्टे, टेम्पररी क्लोज्ड ड्यू टू मेंटेनेंस। लेकिन सच्चाई ये थी कि उस कमरे में मेंटेनेंस की कोई जरूरत नहीं थी। दरअसल उस कमरे को बंद करने के पीछे का कारण कुछ और था, कुछ ऐसा जिसे शब्दों में ढालना आसान नहीं था। होटल के मालिक अगले दिन अस्पताल पहुंचे, उस कपल से मिलने जिनकी हालत उस रात बिगड़ गई थी। डॉक्टर ने रिपोर्ट्स दिखाते हुए कहा, देखिए ये दोनों जिंदा हैं, लेकिन किसी गहरे सदमे में हैं। ना कुछ बोलते हैं, ना सुनते हैं। आंखें खुली हैं, लेकिन इनमें जिंदगी नहीं है। मालिक ने घबराकर पूछा, लेकिन इनके साथ हुआ क्या? डॉक्टर ने गंभीर स्वर में कहा, सर हम भी नहीं जानते। बॉडी पर कोई चोट का निशान नहीं, ब्लड प्रेशर नॉर्मल, लेकिन दिमाग ऐसा लगता है जैसे किसी ने अंदर से उन्हें तोड़ दिया हो। होटल स्टाफ भी हैरान था। सर सीसीटीवी फुटेज चेक की गई, ना वो ऊपर गए, ना कोई उनके पास आया। रूम अंदर से लॉक था, लेकिन उनके चेहरे पर ऐसा डर, जैसे उन्होंने मौत को करीब से देखा हो। एक दिन बाद एक नया गेस्ट आया, नाम था पुष्कर। एक आईटी फर्म में काम करता था, बिजनेस ट्रिप पर दिल्ली आया था और होटल में रूम नंबर 306 बुक किया था, जो ठीक रूम 304 के सामने पड़ता था। रात के लगभग 11 बज रहे थे। पुष्कर लैपटॉप पर बैठा कुछ कोड लिख रहा था, जब अचानक एक बर्फसी ठंडी हवा कमरे में घुस आई। खिड़कियां बंद थीं, एसी भी ऑफ था। और तभी एक आवाज, मुझे मत मारो प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया, दोबारा ऐसा नहीं करूंगी, छोड़ दो मुझे। पुष्कर चौंक गया। उसने ईयरफोन निकाले और ध्यान से सुना। एक औरत की सिसकियों भरी आवाज रुलाई में लिपटी हुई। ये कौन रो रहा है? वो बड़बड़ाया। आवाज अब और तेज हो गई थी, तुझे छोड़ दूं? धोखेबाज औरत, तुझे तो वही मिलेगा जो तूने मेरे साथ किया। पुष्कर झट से उठा और दरवाजे की ओर गया। उसने दरवाजा खोला और देखा, रूम 304 के नीचे हल्की नीली रोशनी झांक रही थी, जैसे अंदर बिजली कड़क रही हो। और वहीं से आवाजें भी आ रही थीं। अरे, इस रूम पर तो नो स्टे का बोर्ड है। फिर अंदर कौन है? उसने 304 के दरवाजे की ओर बढ़ने की हिम्मत की, लेकिन तभी दरवाजा खुद ब खुद धीरे धीरे चरचराता हुआ खुल गया। एक धुंध भरी परछाई अंदर से निकली और किसी बिखरे बालों वाली औरत की चीख हवा में गूंज उठी, तू भी मरेगा। पुष्कर बुरी तरह डर गया। वह उल्टे पैर अपने कमरे में भागा और दरवाजा बंद करके कुंडी चढ़ा दी। उसकी सांसें फूल रही थीं। उसने खुद को समझाया, शायद कुछ नहीं, कोई प्रैंक होगा। पर तभी ठक ठक ठक, किसी ने जोर से दरवाजा खटखटाया। कौन है? पुष्कर कांपती आवाज में पूछता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। डरते डरते वो दरवाजा खोलता है और सामने एक आदमी को देखता है, होटल का रूम सर्विस वाला। सर, चाय मंगाई थी आपने? पुष्कर हड़बड़ाता है, नहीं, मैंने कुछ नहीं मंगवाया। रूम सर्विस वाला हैरान होता है, सर कॉल तो आपके रूम से ही आई थी 10 मिनट पहले। पुष्कर का चेहरा सफेद पड़ गया। वो तेजी से रूम 304 की ओर देखता है। अब वहां सन्नाटा है, कोई आवाज नहीं, कोई रोशनी नहीं। दरवाजा पूरी तरह बंद है, जैसे कुछ हुआ ही न हो। सर, रूम सर्विस वाला कहता है, ये कमरा तो कई दिनों से बंद है, किसी को इसमें रुकने की परमिशन नहीं है। पुष्कर की आंखें फैल जाती हैं। तो फिर अंदर कौन है? हैराम इस होटल को कभी भी दोबारा नहीं भूलने वाला था।
वो तो जाते जाते एक शिकायत भी दर्ज कर गया, लेकिन उस शिकायत का जवाब देने वाला कोई नहीं था, क्योंकि उस रात जब बाहर बारिश ताबड़तोड़ बरस रही थी, आसमान गरजते हुए चीख रहा था और बिजली की चमक खिड़की के शीशों पर भूतों की परछाइयां बनाती थी, उसी रात एक औरत आई थी उस होटल में। उसका नाम था प्रीति। साथ में उसके 2 छोटे बेटे थे, मोहित और दक्ष। दोनों 7 साल के जुड़वा बच्चे, मासूम मगर बेहद शरारती। प्रीति का चेहरा थका हुआ था। लंबी यात्रा और बच्चों की शरारतों से उसकी हालत खराब हो चुकी थी। वो जैसे ही होटल की रिसेप्शन पर पहुंची, वहां खड़े मैनेजर ने मुस्कुराकर कहा, नमस्ते मैडम, आपका स्वागत है हमारे होटल में। प्रीति ने बिना देर किए जवाब दिया, हमें एक कमरा चाहिए। मेरे साथ 2 बच्चे हैं। उम्र 7 साल की है, थोड़ा शराब। आपका कमरा 3री मंजिल पर है, रूम नंबर 303। उसने एक चाबी दी। प्रीति ने उसे देखा, सर हिलाया और बच्चों को साथ लेकर ऊपर चल पड़ी। 3री मंजिल सुनसान थी। गलियारे में एक बल्ब टिमटिमा रहा था। दीवारों पर सीलन की बदबू थी और फर्श पर नमी फैली हुई थी। जैसे ही प्रीति कमरे के पास पहुंची, उसने चाबी पर नजर डाली। उस पर साफ साफ लिखा था 304। अजीब है, मैनेजर ने तो 303 कहा था, पर ये तो 304 है। उसने इधर उधर देखा। 303 का दरवाजा बंद था, लेकिन 304 पर नो स्टे का बोर्ड लगा था, एक धुंधले घिसे हुए कागज का टुकड़ा। शायद गलती से ये चाबी दे दी, प्रीति ने खुद से कहा। अब नीचे जाकर पूछने की हिम्मत नहीं है। बच्चे थक चुके हैं, यही ले लेते हैं। वो 304 नंबर के कमरे में घुसी। कमरा काफी पुराना था, लेकिन बुरा नहीं। लकड़ी की अलमारी थी, बिस्तर 2 थे, एक बड़ा, एक छोटा, और एक खिड़की जो आधी खुली थी, जिससे बाहर की बारिश की बूंदें टपकती आवाज के साथ आ रही थीं। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, बाहर की तरफ नो स्टे का बोर्ड फिर से लटक गया, मानो किसी ने जानबूझकर उसे वापस टांग दिया हो। रात के 2 बजे। बाहर बारिश तेज हो चुकी थी। बिजली लगातार चमक रही थी। कमरे के अंदर प्रीति और दोनों बच्चे गहरी नींद में थे। तभी एक जोरदार आवाज खिड़की से टकराई, धड़ाक। मोहित की आंख खुल गई। ये क्या था, वो बुदबुदाया। कमरे में अंधेरा था, सिर्फ बिजली की चमक से चेहरों की झलक दिख रही थी। उसे प्यास लगी थी। वो धीरे धीरे बिस्तर से उतरा, फर्श पर नंगे पांव चला और पानी पीने के लिए गिलास उठाया। तभी बाथरूम के अंदर से आवाज आई, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। वो आवाज बहुत हल्की थी, लेकिन डरावनी। फिर एक नाम सुनाई दिया, दक्ष। ये मैं हूँ, मुझे पहचानो। मोहित की आंखें फैल गईं। दक्ष, मम्मी, उसने फुसफुसाया, लेकिन प्रीति गहरी नींद में थी। मोहित धीरे धीरे बाथरूम की तरफ बढ़ा। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, नीचे से कुछ बहता हुआ दिखा, खून। गाढ़ा लाल ताजा खून जो धीरे धीरे उसके पांव से लग गया। ये क्या हो रहा है? ये किसका खून है? मोहित डर के मारे कांप रहा था। फिर उसने बाथरूम का दरवाजा धीरे से खोला और उसके सामने खड़ी थी एक औरत की आत्मा। भीगे बाल, फटी साड़ी, सूनी आंखें। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, वो चीख रही थी और फिर झपटकर मोहित पर टूट पड़ी। उसी समय पास के बिस्तर पर सोया हुआ दक्ष जाग गया। मोहित, उसने चारों तरफ देखा। मम्मी, मम्मी उठो ना, लेकिन प्रीति अब भी गहरी नींद में थी, मानो किसी नशे में हो। तभी बाथरूम से एक हाथ बाहर निकला, पतला नीला पड़ा हुआ हाथ,
जो दक्ष को इशारा कर रहा था कि अंदर आओ। दक्ष कांपते हुए उठा, धीरे धीरे बाथरूम में गया, लेकिन अंदर कोई नहीं था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई, ठक ठक ठक। दक्ष ने डरते डरते दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था। गलियारा सुनसान था। वो फिर कमरे के अंदर आया और तभी उसे लगा बेड के नीचे कुछ हिल रहा है। वो धीमे धीमे जमीन पर झुका और अपने चेहरे को बेड के नीचे झांकाया, देखता है और हैरान रह जाता है क्योंकि फर्श के नीचे उस पुराने लकड़ी के पलंग की दरारों से झांकती हुई एक औरत की अधजली आत्मा दिखती है। उसकी आंखें सूजी हुई, लाल और सड़ी हुई सीधे दक्ष की आंखों में झांकती हैं। वो बुदबुदाती है, आवाज ऐसे जैसे किसी ने उसका गला आधा काट दिया हो। मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। दक्ष के कदम जड़ हो जाते हैं, लेकिन तभी वो औरत पलंग के नीचे से जैसे जिंदा होकर बाहर खींचती है और उसके पैर पकड़ लेती है। दक्ष चिल्लाता है, पर उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं देती। पल भर में वो पलंग के नीचे खींच लिया जाता है। कहीं और प्रीति की आंखें खुलती हैं। कमरे में अंधेरा है, पर कुछ जानी पहचानी घबराहट सी महसूस होती है। मोहित, दक्ष, कहाँ गए तुम दोनों? प्रीति बिस्तर से उतरती है, पर अब वो कमरा जो पहले उनका होटल रूम था, अब कुछ और बन गया है। वही दीवारें हैं, पर पेंट उतर चुका है, पर्दे सड़ चुके हैं और हर कोने से धूल उड़ रही है। यह कमरा ऐसा तो नहीं था। क्या सपना देख रही हूँ? वो दरवाजा खोलकर बाहर आती है। लॉबी में गहरी खामोशी पसरी है, इतनी गहरी कि उसके खुद के सांसों की आवाज भी अजनबी लगने लगी। हेलो, कोई है? एक वेटर दूर खड़ा दिखाई देता है, उसकी पीठ प्रीति की तरफ। माफ कीजिए, क्या आपने 2 छोटे बच्चों को यहाँ से जाते हुए देखा? वेटर कोई जवाब नहीं देता। सुन रहे हैं आप? प्रीति आगे बढ़ती है और जब वेटर धीरे धीरे मुड़ता है, उसका चेहरा देख वह सिहर उठती है। उसका चेहरा जैसे कई जगह से कट चुका है, मांस उखड़ा हुआ है और आंखें खोखली। उसके होंठ सिल दिए गए हैं, जैसे किसी ने धागे से टांक दिया हो। बिना कुछ बोले वो लिफ्ट की तरफ इशारा करता है। प्रीति डर के मारे कांपती हुई उस दिशा में चल पड़ती है। कितना अजीब था वो! क्या वो इंसान था भी? जैसे ही वो लिफ्ट में कदम रखती है, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और लिफ्ट नीचे जाने लगती है बिना कोई बटन दबाए। शायद बच्चे नीचे चले गए हों। प्रीति की सांसें तेज हो जाती हैं। तभी लिफ्ट के शीशे में एक परछाई दिखती है, एक आदमी की आत्मा बिल्कुल उसके पीछे खड़ी। लिफ्ट के अंदर अचानक ठंडी हवा भर जाती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, प्रीति बाहर निकलती है और खुद को पूल के पास पाती है। वहाँ एक आदमी पीठ मोड़े बैठा है, हाथ में अखबार थामे। भाई साहब, क्या आपने 2 बच्चों को यहाँ देखा है? कोई जवाब नहीं। सुनिए, ओ भाई साहब। आदमी धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाता है, पर जैसे वो गर्दन इंसानी नहीं, किसी सड़े मांस की बनी हो। जब उसका चेहरा पूरी तरह दिखता है, प्रीति की चीख निकल जाती है। उसकी नाक नहीं है, होठ फटे हुए हैं और आंखों से खून बह रहा है। प्रीति उल्टे पांव दौड़ती है, डर के मारे कांपते हुए रिसेप्शन की ओर भागती है। रिसेप्शन डेस्क पर नजर जाती है, जहां उसे समझ नहीं आता ये समय कैसे बदल गया। तभी उसकी नजर रिसेप्शन के पास एक कमरे के दरवाजे की दरार से बहते हुए खून पर जाती है। अंदर से आवाजें आती हैं, हमें यहाँ से निकालो, मदद करो, प्लीज। प्रीति धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ती है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है।
जैसे ही वो दरवाजा खोलती है, वो हैरान रह जाती है। अंदर 2 वेटर खड़े हैं जिनके सिर ही नहीं हैं। उनके शरीर हिल रहे हैं पर गर्दन कट चुकी है। खून उनके कॉलर से बह रहा है और वो हाथ फैलाए प्रीति की ओर बढ़ते हैं। नहीं, प्रीति दौड़ती है उनकी भयानक चाल पीछे पीछे। वो किसी तरह वापस लिफ्ट तक पहुंचती है और अंदर कूद जाती है। जैसे ही दरवाजा बंद होता है, एक वेटर का हाथ कटा हुआ, खून से लथपथ लिफ्ट के अंदर फिसलता है, प्रीति के पैरों के पास। लिफ्ट की रोशनी एक झटके में झिलमिला उठती है, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने पूरी लाइटिंग को मुट्ठी में दबोच लिया हो। अचानक सब कुछ बर्फ की तरह ठंडा हो जाता है। प्रीति का गला सूखने लगता है, सांस थमती है। उसकी आवाज टूट जाती है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? लिफ्ट ऊपर की ओर चलती रहती है, लेकिन अब वो कोई मंजिल नहीं दिखा रही। बस ऊपर और ऊपर। मैं कहाँ फंस गई हूँ? टिंग, दरवाजा खुलता है। सामने की फ्लोर अंधेरे में डूबी है, लेकिन वहाँ कोने में एक लड़की रेलिंग के पास खड़ी है। उसका चेहरा आंशिक रूप से परछाइयों में छिपा है, पर आंसू उसकी ठुड्डी से टपक रहे हैं। प्रीति जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाती है, लड़की कांपती आवाज में कहती है, रुको, आगे मत आओ, वरना तुम भी मर जाओगी। प्रीति सिहर उठती है, लेकिन उसके भीतर कहीं एक माँ का साहस जाग उठता है। नहीं, ऐसा मत करो प्लीज। देखो, सब ठीक हो जाएगा। मैं भी अपने बच्चों को ढूंढ रही हूँ। हम साथ चलेंगे। बस पीछे हटो। लड़की पीछे मुड़ती है। उसकी आंखों में शून्यता है, जैसे आत्मा पहले ही छोड़ चुकी हो। एक पल के लिए चुप्पी छा जाती है, फिर धड़ाम, लड़की सीधे नीचे कूद जाती है। नहीं, ये प्रीति चीखती है, लिफ्ट से बाहर दौड़ती है, रेलिंग पर झुककर नीचे देखती है, लेकिन वहां कोई शव नहीं है। ये क्या? कहाँ गई वो लड़की? तभी उसकी रीढ़ में एक बर्फीली लहर दौड़ जाती है। उसके पीछे से एक फुसफुसाती आवाज आती है, मुझे ढूंढ रही थी। प्रीति जैसे ही मुड़ती है, सामने वही लड़की खड़ी है, अब एक भूत के रूप में। उसका चेहरा विकृत हो चुका है, आंखों से खून टपक रहा है, बाल बिखरे हैं, होंठ फटे हुए। वो भूत अचानक चिल्लाती है और प्रीति की ओर दौड़ती है। प्रीति चीख तक नहीं पाती। भूत उसका आर पार होकर निकल जाती है। एक सन्नाटा। अचानक प्रीति की आंखें बंद हो जाती हैं। सब कुछ घुप अंधेरा। फिर कहीं दूर से आवाज आती है, मम्मी। प्रीति चौंक कर आंखें खोलती है। सामने लॉबी के उस पार मोहित खड़ा है। मोहित, रुको, इधर आओ। लेकिन मोहित कुछ नहीं बोलता। उसकी आंखें खाली हैं। पीछे से अब दक्ष भी आ जाता है। दोनों बच्चे लॉबी के पार कुछ कहे बिना चलने लगते हैं और फिर एक कोने में जैसे हवा में घुलकर गायब हो जाते हैं। कहाँ चले गए हो तुम? मुझे ऐसे मत छोड़ो, मुझे मत डराओ, प्रीति जोर से चिल्लाती है। उसकी आवाज होटल की दीवारों से टकराकर वापस लौटती है, लेकिन कोई जवाब नहीं। तभी एक कराहने की आवाज सुनाई देती है, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। प्रीति मुड़ती है और देखती है, 2 गार्ड किसी औरत को बालों से घसीटते हुए ला रहे हैं। वो औरत बुरी तरह से चीख रही है। उसके कपड़े फटे हैं, चेहरे पर चोट के निशान हैं। उसके पीछे एक आदमी चल रहा है,
भारी भरकम शरीर, सिर पर सोने जैसा मुकुट, आंखों में वहशीपन जैसे कोई पागल राजा। अब ये कौन है? प्रीति खुद से बुदबुदाती है। वो सब उसे कमरे नंबर 304 की तरफ ले जाते हैं। प्रीति उनके पीछे दबे पांव चलती है और दरवाजे की एक दरार से अंदर झांकती है। कमरे के भीतर भयावह दृश्य है। राजा जैसे कपड़े पहने आदमी गुस्से में चिल्ला रहा है, तू अब ऐसा नहीं करेगी, तू भागेगी कहाँ? मैं इस होटल का राजा हूँ, समझी? एक गार्ड कहता है, मालिक इसके साथ क्या करना है? राजा हंसता है, एक सड़ीगली हंसी जो दिल को चीर दे। क्या करना है इसका? लिफ्ट बीच में ही झटके से रुक जाती है। अचानक सारी लाइट्स ब्लिंक करने लगती हैं और फिर सब कुछ अंधेरे में डूब जाता है। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? प्रीति की सांसें तेज हो जाती हैं, दिल जोर से धड़क रहा है। मैं कहाँ फंस गई हूँ? धीरे धीरे लाइट्स फिर जलती हैं, पर रंग बदल चुका है। अब रोशनी पीली नहीं, लाल है। दीवारों पर साए रेंगते दिखाई देते हैं। लिफ्ट ऊपर की ओर चलने लगती है। दरवाजा खुलता है। प्रीति आंखें चौड़ी करके देखती है। एक लड़की फ्लोर के बिल्कुल किनारे खड़ी है। उसका चेहरा धुंधला, कपड़े भींगे हुए जैसे बारिश में भीग कर सूख चुके हों। लड़की धीरे धीरे मुड़ती है। रुको, ऐसा मत करो। प्रीति दौड़कर पास जाती है। यहाँ से चली जाओ, नीचे मत देखो। लड़की की आवाज कांपती है, तू भी मरेगी। सब मरते हैं यहाँ। नहीं, मैं यहाँ सिर्फ अपने बच्चों को ढूंढने आई हूँ। देखो, सब ठीक हो जाएगा। प्रीति पल हवा में विलीन हो जाते हैं। कहाँ चले गए तुम लोग? प्रीति हांफते हुए दौड़ती है। देखो, मुझे इतना परेशान। तभी एक औरत की चीख गूंजती है, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। प्रीति छिपते हुए देखती है, दो गार्ड एक औरत को बालों से घसीट रहे हैं। उसके पीछे एक आदमी है, राजा की पोशाक में, रेशमी साफा और तलवार कमर से लटकती। ये कौन है? वो सब उस औरत को कमरा नंबर 304 में ले जाते हैं। प्रीति धीरे से दरवाजा खोलती है। अंदर का दृश्य देखने के बाद उसके गले से आवाज नहीं निकलती। तू अब बाहर नहीं जाएगी। राजा गुस्से से दहाड़ता है, तूने चोरी की है, अब तू बचेगी नहीं। नहीं, माफ कर दो। औरत गिड़गिड़ाती है, मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है। तूने चोरी क्यों की थी? राजा आंखें लाल करके कहता है, अब इसका सफाया करो, इसकी लाश नदी में फेंक दो। नहीं, औरत चीखती है, राजा तुझे चैन नहीं मिलेगा। मैं इस होटल को नहीं छोड़ूंगी, मैं यहीं रहूंगी। मैं राजा तलवार खींचता है और लगातार वार करता है। खून छपछपाता है। औरत की चीख लॉबी तक गूंजती है। प्रीति कांपते हाथों से दरवाजा बंद कर देती है। तभी कमरे के अंदर से फिर वही आवाज आती है, मम्मी अंदर आओ न। वो धीरे से मुड़ती है। कमरे में बेड पर एक लाश पड़ी है। प्रीति की खुद की लाश। नहीं, मैं मर चुकी हूँ। बाथरूम की तरफ देखती है, वहाँ मोहित की लाश पड़ी है। उसका हाथ अब भी फोन पकड़े हुए है। बेड के नीचे दक्ष की बॉडी, आंखें खुली हुई, जैसे कुछ देखने की कोशिश कर रहा हो। नहीं, ये सपना है। कपिल की आंखें खुलती हैं। डॉक्टर पूछ रही है, कपिल उस दिन क्या हुआ था? आप छत पर कैसे पहुंचे?
कपिल पसीने में भीगा हुआ, मुझे नहीं पता, बस कुछ दिखा था। तभी बाथरूम में परछाई हिलती है। कपिल पलटता है, एक औरत का भूत। ये क्या है? कपिल भागते हुए लॉबी में आता है। चारों तरफ भूत ही भूत, गार्ड, राजा, मरी हुई औरत, रोते हुए बच्चे, होटल के पुराने स्टाफ, सब उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। इतने सारे भूत। कपिल दौड़ता है, लिफ्ट में घुसता है और पागलों की तरह बटन दबाता है। चलो बंद हो जाओ जल्दी। भूतों की परछाइयां लिफ्ट के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। हमें आजाद करो, हमें मत मारो, हम यहीं के हैं। लिफ्ट का दरवाजा थोड़ा थोड़ा बंद होने लगता है, तभी किसी का हाथ लिफ्ट के बीच में आ जाता है। दरवाजा रुक जाता है। कपिल थरथराता है, अब नहीं बचूंगा। कपिल के सामने होटल का मालिक खड़ा था। उसकी सफेद शर्ट अब पहले जैसी साफ नहीं लग रही थी। उस पर खून के छोटे छोटे धब्बे उभर आए थे, जैसे किसी ने किसी को छील कर रखा हो और फिर झूठ बोलने की कोशिश की हो। मालिक की आंखें एकटक कपिल को घूर रही थीं, पर उनमें इंसानी झलक नहीं थी। वो गहरी, काली और खोखली थीं, जैसे भीतर कोई गड्ढा हो जिसमें हर चीज गिरकर गायब हो जाती हो। कपिल ने कांपती आवाज में कहा, आप इस होटल के मालिक हैं? लेकिन जवाब में सिर्फ एक अजीब सी मुस्कान मिली, ऐसी मुस्कान जो इंसान नहीं देता। धीरे धीरे वो मुस्कान खींचती गई, उसके होंठ खींचते खींचते गालों तक जा पहुँचे, मानो कोई अदृश्य हाथ उन्हें फाड़ रहा हो। और तभी उसकी गर्दन अजीब कोण में एक झटके से मुड़ गई, कड़क की आवाज के साथ। उसकी सांसें अब धौंकनी जैसी भारी हो गई थीं और उसके नथुनों से काले धुएं की पतली रेखाएं बाहर आने लगीं। तुम जानने आए थे ना कि यहाँ क्या हुआ था? उसकी आवाज अब दो सुरों में गूंज रही थी, एक भारी, गूंजदार, जैसे कुएं के भीतर से आ रही हो, और दूसरी पतली, जैसे किसी औरत की सिसकी छुपी हो उसके हर शब्द में। कपिल पीछे हटने लगा, लेकिन तभी कमरा ठंडा होने लगा। जमीन पर पानी की एक पतली परत जमने लगी, जैसे ठंड अचानक हड्डियों में उतर आई हो। मालिक अब धीरे धीरे हवा में उठने लगा। उसके पांव जमीन से 1 फीट ऊपर लटक रहे थे और चेहरा धीरे धीरे पिघलने लगा, जैसे किसी मोम की मूर्ति को आग के पास रखा हो। उस पिघलते चेहरे के नीचे जो चेहरा उभर रहा था वो इंसानी नहीं था। काली, सड़ी हुई त्वचा, एक आंख बिल्कुल सफेद, दूसरी में बस एक गड्ढा। तुम भी यहीं रहोगे हमेशा के लिए। वह हवा में तैरते हुए कपिल की ओर बढ़ा। उसके हाथ अचानक लंबे होने लगे, गहरे, काले, नुकीले, जैसे धुएं की तरह खींचते हुए पंजे। उसके नाखून अब नहीं थे, वहां हड्डियों की धारदार सीकें थीं। कपिल ने दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन जैसे ही उसने हैंडल पकड़ा, दरवाजा खुद ब खुद धड़ाम से बंद हो गया और उस पर लाल रंग से कुछ उभर आया। कुछ लिखा था, संस्कृत जैसा, लेकिन वह भाषा कपिल ने कभी नहीं देखी थी। पीछे मुड़ते ही मालिक उसके सामने आ गया और एक झटके में उसके कंधे पर अपने पंजे गड़ा दिए। कपिल की चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। खून की एक बौछार दीवार पर जा लगी, लेकिन वो खून कपिल का नहीं था। कमरे की दीवारें खुद खून छोड़ रही थीं। छत से बूंदें टपकने लगीं। जमीन पर एक हल्की परत बन चुकी थी जो अब कपिल के जूतों को चिपकाने लगी। और फिर कपिल, प्रीति की आवाज अचानक गूंजी। कमरे में एक झटका सा आया, रोशनी लौटी, सब कुछ स्थिर हो गया। मालिक गायब था, लेकिन कपिल के गले पर गहरी खरोंचें थीं। उसके कपड़े भीग चुके थे किसी सड़े हुए तरल से। दीवारों पर अब लाल रंग में एक ही बात बार बार लिखी थी, तुम सब यहाँ से नहीं जा सकते।